हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। आज हम देखने वाले सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो सपोज ये पर्सन बी है, ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी है जो ए को बिलोंग करती है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। बी क्या करता है? बी सेज टू ए ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू सी, और उसके बदले ये वाई प्रॉपर्टी है जो बी को बिलोंग करती है वो ए को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये प्रॉपर्टी बी की नहीं है एक्स, फिर भी ये सी को ट्रांसफर करेगा और उसके बदले वो ये वाई प्रॉपर्टी वो ए को ट्रांसफर करेगा। तो एक जनरल रूल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। उसका ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे बी का टाइटल नहीं है एक्स पे, फिर भी वो ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर रहा है और उसके बदले वाई प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे ए को एसेंड करना है या डिसेंड करना है ट्रांजेक्शन, उसको इलेक्ट करना है। दो ऑप्शन में से यहाँ पे इलेक्शन होगा, या ऑप्शन वन है एसेंट और ऑप्शन टू है डिसेंट। अगर वो एसेंट देता है तो ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर होगी और ये बी की वाई प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर होगी। अगर वो डिसेंट करता है तो ये एक्स प्रॉपर्टी सी को नहीं ट्रांसफर होगी और ये वाई प्रॉपर्टी फिर से बी को चली जाएगी। तो देखते हैं, वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। प्रोफेस मतलब टू ट्राई। वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। नॉट हिज ओन मतलब ये बी के बारे में कहा जा रहा है, टू अनदर पर्सन यानी कि सी को, एंड बाय द वे ऑफ सेम ट्रांजैक्शन conferred benefit on the owner of the property। by way of same transaction मतलब इसी ट्रांजेक्शन में वो कन्फर्ट कर रहा है बेनिफिट इन मैनर ऑफ वाई प्रॉपर्टी टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ए को। बी वाई प्रॉपर्टी ए को देगा। सच ओनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू एसेंड द ट्रांजेक्शन और डिसेंड द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ए को इलेक्ट करना है या फिर एसेंड द ट्रांजेक्शन और डिसेंड द ट्रांजेक्शन। In the latter case, he shall relinquish the benefit so conferred upon him। latter case मतलब डिसेंड द ट्रांजेक्शन। लेटर केस में अगर उसने डिसेंड किया ट्रांजेक्शन को, उसने ये डील एक्सेप्ट नहीं की, तो ये वाई प्रॉपर्टी फिर से बी को चली जाएगी। इसमें एसेंशियल्स देखते हैं। अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर। प्रोफेस, the term profess denotes that he is trying or attempting to transfer। he has no authority to transfer property not his own। b की प्रॉपर्टी नहीं थी वो। such property which he is trying to transfer is not his own, it is property of another person। यानी a की प्रॉपर्टी थी वो। same transaction, a person transfers a property not his own to another person and confer benefits on the owner of the property। such transfer of property and conferment of benefit transaction must be by same transaction। मतलब ये जो x प्रॉपर्टी जो c को जाएगी और ये b की प्रॉपर्टी y जो a को आएगी, ये पूरा एक ही ट्रांजैक्शन में होना चाहिए और इसी ट्रांजैक्शन में ए को इलेक्ट करना है, आइदर एसेंट और डिसेंट। कन्फर्मेंट ऑफ बेनिफिट, सच ट्रांसफरर मस्ट कन्फर बेनिफिट ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट इज नॉट इलेक्शन। तो हमने देखा है कि बी को उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा तो ही ए का इलेक्शन ए इलेक्ट कर पाएगा। मोड ऑफ इलेक्शन, such owner of the property must elect either to ascend the transaction or descend the transaction। such election must be expressed or implied। एक तो एक्सप्रेस इलेक्शन हो सकता है या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस इलेक्शन मींस इलेक्शन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, और इम्प्लाइड इलेक्शन में है इफ पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट सो कन्फर्ड अपॉन हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड मोर, इट इज इम्प्लाइड असेंट। तो ये बी की जो वाई प्रॉपर्टी है, जो अगर ए ने
2 साल तक एंजॉय की, तो इट इज इम्प्लाइड इलेक्शन कि वो एक्स प्रॉपर्टी सी को देने के लिए तैयार है। तो जैसे कि ये बी की, ये कोई एक अच्छा सा प्लॉट है एक्स, और ये है कोल माइन वाई की, तो बी ने वाई को वाई प्रॉपर्टी ए को दे दी, तो उसने 2 साल तक उसमें से कोल निकाला, तो मतलब उसने इम्प्लाइड एसेंट दिया है। ए पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट in such a manner that property cannot be restored to original position in its implied position, it is implied assent। अभी ये बी की जो प्रॉपर्टी थी वाई, हमने सपोज किया था ये कोल माइन है, ये अभी इसको ट्रांसफर की ए को, तो ये एक्स प्रॉपर्टी अभी सी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लेकिन उसने इंजॉय की प्रॉपर्टी और अब उसको रिस्टोर नहीं कर सकता, मतलब ये हमने इमेजिन किया था ये कोल माइन है, तो इसमें से उसने कोल निकाले, तो अब वो कोल बेच दिया, अब तो रिस्टोर नहीं कर सकता, तो इसलिए इट वुड बी कंसिडर्ड इम्प्लाइड एसेंट। ए पर्सन doesn't elect within 1 year and thereafter he is reminded about election and he fails to elect in reasonable time, it is implied assent। अगर 1 साल में अगर ए को याद दिलाया कि आपको इलेक्ट करना है एसेंट या डिसेंट, और उसके बाद रीजनेबल टाइम में उसने इलेक्ट नहीं किया, तो वो इम्प्लाइड एसेंट हो जाएगी। इफ डिसेंट द ट्रांजेक्शन इफ डिसेंट द ट्रांजेक्शन ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कन्फर्म अपॉन हिम। तो अगर उसने ये ट्रांजेक्शन डिसेंट किया, तो उसको ये वाई प्रॉपर्टी बी को देनी पड़ेगी फिर से। ट्रांसफरी इज कॉल्ड अ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। अगर वो डिसेंट करता है, तो यहां पे ट्रांसफरर है बी, बी ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है सी। तो अगर ये ए डिसेंड करता है ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांसफरी को हम कहते हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है। तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के कुछ राइट्स है। इफ ट्रांसफर इज विदाउट कंसिडरेशन एंड ट्रांसफरर डाइज और बिकम्स इनकेपेबल टू मेक फर्दर ट्रांसफर, और if transferor is for consideration and whether transferor is alive or dead at the time of election, then transferor or his legal representative shall give reasonable compensation equal to the value of property to be transferred to the disappointed transferee। इसका मतलब है यह है जो इलेक्ट करने वाला, यह है ट्रांसफरर और यह है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। ये एक्स प्रॉपर्टी है, ये वाई प्रॉपर्टी है। अगर ए ने मना कर दिया कि मुझे एक्स प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर नहीं करनी है, तो सी हो जाएगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो इस केस में बी को अगर भले ही कंसिडरेशन हो या ना हो, बी भले ही अलाइव हो या डेड हो, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, सी को कंपनसेट करने पड़ेगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 41, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल मतलब जो सिर्फ नाम के लिए ओनर होता है और प्रॉपर्टी किसी और की होती है। वेयर अ पर्सन विथ कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड of real owner is an ostensible owner of any immovable property, and if he transfers such property for consideration and such transfer is not voidable on the grounds that transferor had no authority to transfer such property provided that transferee acted in good faith। तो सपोज एक ए है, ये बहुत बड़ा आदमी है, उसका ये नौकर है रामू चाचा, रामू काका, रामू काका, और ये सी पर्सन है। तो ए ने कुछ पैसे दिए और इनके नाम पे जमीन खरीद ली रामू काका के नाम पे, और रामू काका अब टाइटल होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो जमीन किसकी है, ए की है, क्योंकि ए ने पैसे दिए है। लेकिन अगर रामू काका ने ये जमीन सी को ट्रांसफर की, तो इस ग्राउंड पे वो वाइडेबल नहीं रहेगा कि ए ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि बी को अथॉरिटी नहीं थी उसको बेचने की। उसके
अगर उसने गुड फेथ में सी को ट्रांसफर की है वो प्रॉपर्टी, देन ही इज एलिजिबल टू ट्रांसफर। एसेंशियल एलिमेंट क्या है इसके? ट्रांसफरर इज ऑस्टेंसिबल ओनर। दिस रामू काका ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, सिर्फ नाम के लिए ओनर है। इज ऑस्टेंसिबल ओनर विथ कंसेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ऑफ रियल ओनर। तो ये एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंसेंट होनी चाहिए ओनर की। ट्रांसफर इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे बी कुछ पैसों के लिए सी को ट्रांसफर की। ट्रांसफर इज नॉट वॉइडेबल, ट्रांसफरी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। ट्रांसफरी कौन है यहाँ पे? सी है, ही शुड एक्ट इन गुड फेथ। द सिमिलर प्रोविजन आर अंडर बेनामी एक्ट। बेनामी एक्ट हमने सुना होगा, बेनामी प्रॉपर्टी मतलब ओनर कोई एक रहता है, नाम किसी और का रहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। स्टॉपल मतलब टू स्टॉप। आपने अगर एक कोई डील की है या फिर कोई बात कह दी है तो आप उससे मुकर नहीं सकते या फिर पीछे नहीं हो सकते। ट्रांसफर बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट इन ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। अभी सपोज ये बी नाम का पर्सन है, ये उसके पिताजी ए नाम के, ये इनकी एक्स नाम की प्रॉपर्टी है जिसके ओनर है ए। ये सी नाम का पर्सन है, तो बी कहता है सी से कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करता हूं, भले ही ये अभी मेरे पास नहीं है लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये मेरे पास आएगी, तो मैं आपको अभी इसको ट्रांसफर करता हूं। तो सी ने कहा ओके। तो स्टॉपल क्या है कि बाद में एक्सपायर हो जाते हैं, ये एक्स प्रॉपर्टी बी को आ जाती है। तो अब बी सी को ये नहीं कह सकता कि मैं अब वो ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि जिस वक्त मैंने आपको प्रॉमिस किया था उस वक्त वो प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे पास नहीं था। आई वॉज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज समवन एल्स। इसलिए इस बात को स्टॉपल लगेगा कि वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब इस बी को ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, भले ही उस वक्त वो ओनर ना हो, लेकिन आज वो ओनर है तो उसको वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो पढ़ते हैं, वेयर अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनसली रिप्रेजेंट दैट ही इज authorized to transfer immovable property, and if he transfers such property for consideration, such transfer can operate at the option of transferee to the extent any interest subsequently acquired by the transferor in the property during subsistence of contract. So the transfer can operate at the option of transferee. अब ये सी डिसाइड करेगा लेना है या नहीं लेना। टू द एक्सटेंट एनी इंटरेस्ट सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर कौन है? बी है, बी ट्रांसफर है, उसको सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट मिला है उस प्रॉपर्टी में, तो अब उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। इसके एसेंशियल एलिमेंट है ट्रांसफर इज बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन, पहले भी अनऑथोराइज्ड पर्सन था। ट्रांसफर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और एरोनसली दैट ही इज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंटली और एरोनसली होना चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उसके बदले कुछ आपको मिलना चाहिए, मतलब पैसे या कुछ भी जो होगा। ट्रांसफरर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट आना चाहिए मतलब कुछ एक्शन के बाद। सच ट्रांसफर कैन ऑपरेट एट द ओपिनियन ऑफ ट्रांसफरी, मतलब जो सी था उसके ऑप्शन पे ये होगा। अगर वो चाहता है ट्रांसफर होना ही चाहिए ये प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अगर वो चाहता है जाने दो तो जाने दो। ट्रांसफर बाय को ओनर, तो को ओनर एक प्रॉपर्टी है, उसमें दो ओनर होते हैं तो उसे कहते हैं को ओनर। जैसे कि ए एंड बी इस प्रॉपर्टी के ओनर है। वेयर वन और मोर co-owner of the property transfer his share which he is competent to transfer. On transfer, transferee thereby acquire all rights of the transferor including right to joint possession, common enjoyment और right to enforce partition. अभी A एंड B इस खेत के मालिक हैं,
को ओनर है, इनका 50-50% शेयर है, तो बी सी को उसका 50% शेयर बेच देता है। नाउ सी कैन एंजॉय 50% ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उसका 50% पोजीशन होगा, कॉमन एंजॉयमेंट होगा, और राइट टू इन्फोर्स पार्टीशन, मतलब वो अगर चाहे फ्यूचर में तो पार्टीशन भी करवा सकता है। लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इफ शेयर इज इन ड्वेलिंग हाउस, ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉमन एंजॉयमेंट। तो अगर ए एंड बी का अगर कोई घर है, तो मान लो ये घर है, ये दोनों भाई थे, इन ये ज्वाइंट ओनर थे, तो बी ने 50% शेयर सी को बेच दिया। तो लेकिन सी का मतलब टाइटल तो रहेगा 50% का, लेकिन सी इसमें एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि ये ड्वेलिंग हाउस है। ड्वेलिंग हाउस का मतलब रहता है जिसमें लोग अभी रह रहे हैं, एक ही फैमिली रह रही है, तो बीच में सी जाके अपनी फैमिली कैसे रह सकता है इस घर में। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन एंजॉयमेंट हो नहीं हो सकता। लेकिन ट्रांसफर बाय को ओनर इज वैलिड, तो ये ट्रांसफर जो अपने शेयर का ट्रांसफर करता है भी, ये वैलिड है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ में। ये बहुत सारे इसके सेक्शन 52 का यूज देखने को मिलता है। लीज पेंडेंस, पेंडेंस मतलब पेंडिंग ऑफ सूट, जो कोई केस चल रहा है, सूट चल रहा है अगर किसी प्रॉपर्टी पे, उसको कहते हैं लीज पेंडेंस। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction and which is not collusive and which a right in respect of any immovable property is directly and substantially in question, such property shall not be transferred or otherwise dealt with except the permission of court. Suppose ये प्लॉट है, ए एंड बी का इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है। ए कहता है कि मैं ओनर हूं, बी कहता है मैं ओनर हूं। तो बी क्या करता है, ट्राई करता है इसको बेचने का, सी को बेचने के लिए ट्राई करता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे तो सूट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिस्ट पेंडेंस है, यहाँ पे पेंडिंग सूट है। तो तब तक यहाँ पे जो हम कहते हैं ना स्टे लगा हुआ है, तो तब तक जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता तब तक बी और ए सी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सिंपल सा था ये, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है। सूट प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग, सूट पेंडिंग होना चाहिए। सूट इज सेड टू बी पेंडिंग फ्रॉम द डेट व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर अथॉरिटी, जब प्लेंट प्रॉपर अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट की गई हो उसी दिन से सूट पेंडिंग समझा जाएगा। इट मस्ट बी पेंडिंग कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उसी के सामने होना चाहिए। इफ सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग in a court without jurisdiction, then section 52 has no application. अगर jurisdiction ही नहीं है कोर्ट को तो सेक्शन 52 का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। Such suit और proceeding shall not be collusive, collusive नहीं होने चाहिए, मतलब fraudulently और या फिर अदर कोई गलत तरीके से। In such suit in respect of immovable property must be directly and substantially in question, मतलब जो वो प्लॉट था वो क्वेश्चन में होना चाहिए, बाकी का डिस्प्यूट नहीं। सेक्शन 52 हैज नो एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है। इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस डज नॉट प्रोहिबिट ट्रांसफर, इट ओनली रेगुलेट द ट्रांसफर। इफेक्ट ऑफ लीज पेंडेंस शैल नॉट बी गिवन ऑन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब जो हम 7/12 का जो हमारे पास जो हमारे तलाठी होते हैं वो देते हैं लैंड रिकॉर्ड, तो उसपे अगर लोन वगैरह लिया होगा तो वो मेंशन रहता है, लेकिन अगर कोई सूट पेंडिंग है तो वो उस पे नहीं लिखा जाता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस सिर्फ ट्रांसफर रेगुलेट करता है, मतलब कब करना है कब नहीं करना है, वो प्रोहिबिट ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं होगा, वो कहता है जब मैं कहूंगा तब होगा, जब तक इश्यू सॉल्व नहीं होता तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द ट्रांसफरी, अगर
ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और उसने सी को ट्रांसफर कर दिया और बाद में कोर्ट ने कहा कि ये जमीन ए की थी, तो ये डिसीजन सी पे भी बाइंडिंग होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस एंड टेम्पररी इंजंक्शन। तो सपोज ये क्वेश्चन है, नीड ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप आंसर लिख सकते हैं, सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 1, 2, 2A and 11 of the CPC, section 18 EE of the registration act and rule 98 and of order 21 CPC deals with need of temporary injunction during pendency of litigation। ये टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब जिसको हम बोली भाषा में स्टे बोलते हैं। नीड ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी एंड लिटिगेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन केस ऑफ प्रकाश आहूजा। ये कंटेंट आपको अगर किसी जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाए तो उसके लिए है। इफ suit is instituted for specific performance of contract, then section 52 of transfer of property act is applicable. It provides that if lease is pending relating to any immovable property, such property shall not be transferred or otherwise dealt with except the permission of the court. If such property is transferred, decision of the court is binding on the transferee. If lease is pending, then whether temporary injunction is needed to prevent third party interest was the issue before court in the case of Prakash Ahuja. Temporary injunction can be granted if there is prima facie case, balance of convenience and irreparable loss. If lease is pending and decision of the court is binding on the transferee, then whether there can be an irreparable loss. Whether in every case it is necessary to ask plaintiff how section 52 of the transfer of property does not provide adequate protection. Thus, whether section 52 act as bar to obtain relief of temporary injunction. If property is transferred during pendency of litigation, such transfer is valid. The effect is decision of the court is binding on the transferee. If property is transferred by committing breach of order of temporary injunction, such transfer itself become void. तो in short, during pendency of suit, अगर टेम्पररी इंजंक्शन नहीं मिला होगा और उसमें ट्रांसफर किया होगा तो वैलिड है, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर है कि टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट हुआ है तो ये ट्रांसफर वॉइड कहा जाएगा। सेक्शन 52 transfer of property is not intended to bar the relief of temporary injunction during pendency of litigation. However, it is not necessary in every case that plaintiff has to prove how section 52 does not provide adequate protection. It depends upon facts and circumstances of the case. Clear है? Section 53 fraudulent transfer, where immovable property is transferred with an intent to delay and defraud the creditors, and such transfer is voidable at the option of creditor. So suppose provided that nothing in this section shall affect bona fide transferee for value without notice. अगर किसी क्रेडिटर को डिफॉल्ट करना है तो अगर ये ट्रांसफर किया गया होगा तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, where a person contracts to transfer immovable property in writing and signed by him, and in furtherance of such contract deliver a possession to the transfer, and if transfer is ready and willing to perform his part, transfer is debarred from exercising any right against transferee except those provided in contract. Suppose ये A है, ये ट्रांसफरर है, ये B ट्रांसफरी है, तो इन्होंने एक्स नाम के प्लॉट को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो
पार्ट परफॉर्मेंस मतलब ये एक्स प्लॉट के बदले ये बी ए को कुछ अमाउंट देगा कंसिडरेशन, तो फिर ये ए एक्स प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करेगा। अगर बी ने उसका पार्ट परफॉर्म किया है, मतलब उन्होंने अगर ए को पैसे दिए हैं, तो ए को ये एक्स प्रॉपर्टी बी को ही देनी पड़ेगी एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस यही कहा है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में। इसमें एसेंशियल क्या है? देयर मस्ट बी अ contract must be valid in writing and signed by the parties. Contract must be relating to immovable property. Section 53A is not applicable in respect of movable property. Transferee must be in possession. Either transferor must have delivered possession or transferee must have continued possession. जैसे कि ए ने ये प्रॉपर्टी एक्स को दे दी, बी ने पैसे दे दिए, और लेकिन अब ए कह रहा है कि अभी ये प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, तुम तुम्हारे पैसे ले लो। अगर बी ने उसका परफॉर्म किया है उसका पार्ट, तो ए ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। ट्रांसफरी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, मतलब ट्रांसफरी अपना पार्ट करने को तैयार होना चाहिए। सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17A रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। ट्रांसफरर इज डिबार्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग any rights against the transferee except those provided under contract. It means transferor is debarred from dispossessing the transferee. तो मतलब ट्रांसफरी को डिस्पोजेस करने से वो डिबार्ड करता है। सेक्शन 53A प्रोटेक्ट्स पोजेशन ऑफ ट्रांसफरी। तो सेक्शन 53A प्रोटेक्ट द पोजेशन ऑफ ट्रांसफरी, क्योंकि उसके पोजेशन में वो लैंड है। तो ये था आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज, अगर आपको कंटेंट्स पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।